ओके, सो वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। फर्स्ट अटेम्प्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और आज 11 टू 13 जेपीएससी के हमारे साथ में बहुत सारे सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं। कई झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और अन्य सर्विस के हमारे साथ में ऑफिसर जुड़े हुए हैं। और आज फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए भी एक बड़ा दिन है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारे साथ में जो भी कनेक्टेड लोग थे अलग अलग स्टेजेज में, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू में हो, उनकी आज सफलता की कहानी हम उन्हीं के ज़ुबानी सुनेंगे। और इस प्रोग्राम को स्टार्ट करें इससे पहले कि गेस्ट को बुलाएं, सबसे पहले हमारे प्रोग्राम के बारे में आपको थोड़ा सा और डिटेल टैप देने के लिए कोचिंग के जाने माने चेहरा, आप सभी के चहेते प्रिंस सर आपके बीच में आएंगे। और प्रिंस सर आपको बताएंगे और थोड़ा डिटेल में कि ये सक्सेसफुल कैंडिडेट सेलिब्रेशन क्या है और क्या इसका इम्पैक्ट होगा, क्या आपको इसका फ्रूट मिलेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? 11 टू 13 जेपीएससी में फर्स्ट अटेम्प्ट के साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। उसमें से तकरीबन 25-30 प्लस लोगों ने पूर्ण रूप से सफलता पाई है। अलग अलग स्टेजेज में अलग अलग नंबर्स जुड़े हुए थे, अलग अलग सर्विसेज में भी थे। थोड़ा सा भी समय का भी कंस्टेंट है, चूँकि आपको पता है कि उनका ट्रेनिंग चल रहा है। कुछ पुलिस सर्विस के लोग हजारीबाग में, अन्य फाइनेंस सर्विस वाले कुछ लोगों का भी डिपुटेशन हो रखा है। तो थोड़े लोगों की संख्या कम है जो भी रांची में इस समय आ पाएँ। प्लस आज संडे का दिन भी थोड़ा लोगों के घर जाने का दिन हो जाता है, बट फिर भी हम आपके साथ में मैक्सिमम ऑफिसर के साथ में जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप सबके चहेते प्रिंस सर प्रोग्राम को और इन डेप्थ में आपको थोड़ा बताएंगे कि क्या है। तो प्लीज़ प्रिंस सर। गुड इवनिंग सभी को। सो नहीं हो रहा क्या? ठीक है, ओके। गुड इवनिंग सभी को। जैसे कि जान रहे, मेरा नाम प्रिंस सिन्हा और आज जुड़े हैं एक हम लोग मीटअप के रूप में। जो भी फर्स्ट अटैम्प्ट से लोग जुड़े थे, चाहे वह प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू में, तो एक हम लोग का ये प्लान था कि कैसे हम लोग एक साथ जुड़े और अपनी बातों को आपके साथ रखें। अगर मेरे बारे में थोड़ा अपने बारे में बताऊँ तो ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था। इसके पहले मैंने 6 जेपीएससी में इंटरव्यू दिया, 7 में भी मैंने इंटरव्यू दिया था। हालांकि जब मैं 2 बार इंटरव्यू दे के आखिर फाइनल जब सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, तो मन में कहीं ना कहीं एक था कि इतनी तैयारी होने के बावजूद भी नहीं हो पा रहा है तो क्या करना, क्या मतलब मन में कई बार ऐसा भी विचार आता था कि क्या छोड़ दिया जाए। तो ये लगता था, लेकिन मुझे था एक आत्मविश्वास था, ये बोल सकते थे कि अपने अंदर कि लगता था कि नहीं, निकल सकता है, एक बार और प्रयास करना चाहिए। तो इसी प्रयास में जो मैंने सीखा था अपना जेपीएससी के सफ़र में 6, 7 और जब 11 दे रहा था, तो मैं ये सोचा था कि ये जर्नी सिर्फ मेरा अकेला नहीं हो और इसमें और भी लोग को मैं लोगों तक ये अपने पहुंचाऊं। अपना जो तैयारी है, अपना जो मेरा प्रिपरेशन रहा है, 6, 7 का जो एक्सपीरियंस रहा है, ये और लोगों तक मैं पहुंचाऊं। तो इसीलिए मैं लोगों से कनेक्ट हुआ हूं। और इससे ये हुआ कि जब 11 जेपीएससी हम लोग स्टार्ट किए थे, जब मैं 11 का जब तैयारी स्टार्ट किया था, उसी समय मैंने बहुत सारे प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किए थे। उस प्रोग्राम में अलग अलग स्टेज में लोग जुड़ते गए और आज ये जब फाइनल रिजल्ट आया 11th में, तो ऑलरेडी मेरा भी सिलेक्शन हुआ और साथ साथ में मेरे कई स्टूडेंट का भी रिजल्ट आया। तो इसीलिए एक ऐसा मौका का तलाश में थे जिसमें हम लोग बैठे, जुटे और बात करें। ठीक है, और देखेंगे अभी आप लोग से मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट को। तो उनका सबका जर्नी अलग रहा है ना। उनके जर्नी में मेहनत दिखता है, कितने डेडिकेशन है वो दिखता है, कितने हार्डवर्किंग है वो दिखता है। कोई जॉब के साथ तैयारी किए है, कोई आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं होने के बावजूद भी तैयारी किए है। तो अलग अलग सिचुएशन से आए, झारखंड के विभिन्न क्षेत्र से है, कुछ बाहर से भी है। जो लोग जुड़े हुए थे वो आपके साथ आज बात रखेंगे। ठीक है, मैं लगातार जुड़ता रहूंगा और आप गुड इवनिंग। और आप लोग के जो भी सवाल रहेंगे जरूर पूछिएगा। लगातार आपके साथ काफ़ी जो रैंक होल्डर है
अलग अलग सर्विस के भी लोग हैं वो जुड़ेंगे। बहुत सारे लोग आज नहीं भी आ पाए क्योंकि संडे के कारण क्या था कि लोग घर चले गए। कुछ लोग अलग अलग पोस्ट में भी है, जैसे पुलिस सर्विस में कई सारे स्टूडेंट हैं जो पुलिस सर्विस में, कुछ फाइनेंस में, जिनका पोस्टिंग पता है कि अभी जैसे पुलिस सर्विस का हजारीबाग में चल रहा है ट्रेनिंग, तो वहाँ से लोग नहीं आ पाए। कुछ फाइनेंस के जो दोस्त है हमारे वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में है, कुछ लेबर सर्विस के लोग हैं। तो लेकिन हाँ, जितने यहाँ पे संभव थे रांची में वो जो आए हैं और आपके साथ वो अपना अनुभव साझा करेंगे। गुड इवनिंग। ठीक है, मैं अभी फिर लगातार आपसे जुड़ूंगा और अभी आपको अलग अलग स्टूडेंट दिखेंगे, सिलेक्टेड कैंडिडेट। ओके, तो अब इंतज़ार की घड़ी लगभग समाप्त हो चुकी है और हमारे बीच में अब एक एक करके जो 11 to 13 जेपीएससी के ऑफिसर्स हैं वो आएंगे। सबसे पहले प्रिंस सर उनको वेलकम करेंगे और फिर उसके बाद में वो अपना सक्सेस मंत्र आपके साथ में शेयर करेंगे कि अलग अलग स्टेजेज में, लाइक प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में उन्होंने किस तरह से पढ़ाई किया, किस सर्कमस्टांसेस में पढ़ाई किया और कैसे आप उससे कुछ सीख सकते हैं और सिमिलरिटी कंडीशन में अपने आप को अडॉप्ट करके अच्छा रैंक प्राप्त कर सकते हैं। इस कड़ी में सबसे पहले हमारे साथ में मिस्टर जयंत कुमार सिन्हा जी हैं। ये गिरिडीह जिले से बिलोंग करते हैं और 12वीं से 13वीं जेपीएससी के परीक्षा में इनका ऑल झारखंड रैंक 80 था और इन्हें फाइनली झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एलोकेट हुआ है। तो प्रिंस सर को मैं बुलाना चाहूँगा और जयंत सर को भी। प्रिंस सर सबसे पहले उनको स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे और फिर उसके बाद जयंत सर आपके साथ में अपना स्ट्रेटेजी शेयर करेंगे। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम जयंत कुमार सिन्हा है और हम गिरिडीह जिला से ही हैं और सही मायने में बोला जाए तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही है इस जेपीएससी में सिलेक्शन का और मेरा रैंक 80 आया था और मुझे झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अलॉट। और फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेना और सेलेक्ट हो जाना जेपीएससी जैसे एग्ज़ाम में झारखंड से आए तैयारी करना, तो ये थोड़ा चैलेंजिंग तो था। पर वो जब हम स्टार्ट कर रहे थे एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को लेकर कि कैसे करना है, क्या करना है, तो कुछ आप लोग को चाहेंगे कि आपको मैं बताएं कि कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुआ और कैसे ये सिलेक्शन तक पहुँचे। मेरा 10, 12 और ग्रेजुएशन सब यहीं से हुआ। 10 स्कूलिंग BNS DAV गिरिडीह से और ग्रेजुएशन मेरा हजारीबाग से ही करने के बाद यहाँ तैयारी के लिए रांची से ही तैयारी किए हैं। और तैयारी के दौरान बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है। अनएक्सपेक्टेड मतलब आपको खुद पता नहीं होगा कि ये इसमें सिलेक्शन होने की संभावना क्या है, क्योंकि अभी बहुत कम एग्ज़ाम हुआ है। अभी कम एग्ज़ाम हुआ इन द सेंस कि मात्र ये 8वां एग्ज़ाम था साल पहले और हर बार पैटर्न में कुछ बदलाव देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप सही तरीक़ा से प्लान करें और सही रणनीति के साथ अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आपका सिलेक्शन होना ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि आसानी से हो सकता है। और मेरी तैयारी के दौरान हम यहाँ जब आए थे तो हम पहला कोचिंग के दौरान जब हम इंटरव्यू तक पहुँचे तो जब हम लोग इस ग्रुप बना एक इंटरव्यू में कौन-कौन सेलेक्ट हुआ, तो फिर हम प्रिंस जो कि हम इनको पहले से भी जानते हैं, प्रिंस सर बोले, प्रिंस भैया हम लोग को बोलते हैं और उस समय इनसे टेलीग्राम चैनल के थ्रू हम लोग अपना डिस्कस भी करते थे और ऐसे बहुत से लोग थे, उन बहुत से लोगों का सिलेक्शन भी हुआ। तो मेरे पास वो अनुभव की कमी होती है जब आप पहली बार तैयारी करते हैं या पहली बार इस फील्ड में आते हैं तो आपको आइडिया नहीं हो पाता है कि क्या डिमांड है क्या नहीं। अगर आपके पास लिखने अगर आपको आता है और आप रेडी हैं कि हम दिन भर प्रैक्टिस करके मेहनत कर सकते हो तो सिलेक्शन आपका ईजिली हो जाएगा। और अगर आप और भी कुछ सवाल अगर पूछना चाहते हैं तो आप बेहतर इनसे पूछ सकते हैं। तो पेपर 1 में कम नंबर रहा है क्या कारण? मेंस का स्ट्रैटेजी बताइए, आंसर राइटिंग। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा है कि मेंस का स्ट्रैटेजी क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए। देखिए मेंस अगर आपके पास लिखने, वही मैंने हमेशा बोला कि आपको लिखने का
एबिलिटी, वर्ड पावर, लैंग्वेज पे कंट्रोल, अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं तो, और अगर हिंदी में भी लिखते हैं तो आपको राइटिंग बहुत मैटर करेगी। और हम हमेशा से आंसर राइटिंग लिखना मुझे पसंद है, और लिखने का आप एक प्रॉपर एक तरीका होता है, जैसे आपको इंट्रोड्यूस कैसे करना है, बॉडी कैसे लिखना है, वे फॉरवर्ड कैसे लिखना है, कंक्लूजन कैसे लिखना है, उस एक पैटर्न को आप आगे बढ़ाते हुए प्रोसेस कीजिए, और एक कोई अच्छा टीचर या अच्छा गाइड से उसको चेक करवाते रहिए। कितना इवैल्यूएशन आपका अच्छा होगा, उतना अच्छा चांसेस है कि आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे। ठीक है। और ये बहुत बिल्कुल ही ईजी एग्ज़ाम है, आप बिल्कुल मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा टफ है, या एक कम समय में नहीं हो सकता है, या फिर ये बहुत ज़्यादा समय लग जाए, किसी को हो जाए। नहीं, बिल्कुल आप, हम एग्जाम्पल हमके सामने कि हमको 2023 से हम शुरू किए हैं जनवरी में, और 2024 में एग्ज़ाम दिए हैं, और इंटर फाइनल हमको लगता है मेंस भी हम 24 में ही दिए, जून में 24 में। इंटरव्यू 1 साल लगा है रिजल्ट आने में, लेकिन समझिए असल एग्ज़ाम तो जून में ही हो गया था। तो 1 साल में भी आप तैयारी कर सकते हैं, जबकि आप बस आपको लिखने के लिए डेली बेसिस पे आप आंसर राइटिंग करिए, और कोई प्रॉपर गाइड या प्रॉपर टीचर से आप चेक करवाते रहिए। आप उससे हमेशा एक्टिव रहिए, 24 घंटे आपके मन में, कम से कम ज़्यादातर समय आपके मन में ये चलना चाहिए कि उनको कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे करना है। तो फिर ये आपके लिए बहुत आसान हो जाए। और रहा बात इस बीच में, सबसे इम्पोर्टेंट हमको लगता है कि अपने आप को, मन को आप एकाग्र करने की कोशिश करिए, क्योंकि बहुत टफ काम है कि आप जब यंग होते हैं, और जो भी यंग कैंडिडेट इस फील्ड में आना चाहते हैं, आपसे डिसिप्लिन का बहुत ज़्यादा डिमांड करेगा ये एग्ज़ाम। अगर आप पूरी तरह से डिसिप्लिन है और फोकस है, आप एक ही चीज़ पे लगातार काम कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, तो इजीली आपका ये सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे ये हो या यूपीएससी हो, कोई भी तरह का एग्जाम। और भी कोई तरह का सवाल है तो आप पूछिए। मेंस में कितना टाइम मिल सकता है सर? अच्छा, देखिए, क्योंकि ये जेपीएससी का, आपको शायद आप इनको इसको कितना एनालाइज किए हैं अभी तक, 14 जेपीएससी अनएक्सपेक्टेड है पूरा पूरा। ये कभी जो अब ये जो है अभी एग्ज़ाम का डेट फाइनलाइज किए हैं, आप मान के चलिए कि उसी समय एग्ज़ाम होगा, आप उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। ठीक है। और कोई क्वेश्चन है तो बताइए। पीटी से लेके स्टेप बाय स्टेप बताइए सर। ठीक है। देखिए, पीटी, देखिए तीनों स्टेज ऑफ एग्ज़ाम का, तीनों स्टेज ऑफ चैलेंजेस अलग अलग है। पीटी में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जितना टेस्ट लगाते हैं, हम रांची में थे तो हमको ईजिली टेस्ट अवेलेबल, पहला एग्ज़ाम पीटी मतलब तैयारी करना शुरू किए थे तो मेरे 109 110 क्वेश्चन सही होते थे, और जब हम फाइनल पीटी का एग्ज़ाम दे के आए हैं तो 150 से ऊपर सही हुआ है, 152। तो ये इसलिए हो पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्ट और बहुत ज़्यादा एनालाइज करना टेस्ट को, सिलेबस अकॉर्डिंग पढ़ना, और प्रॉपर होता है ना, प्रॉपर एनालाइज करके अगर आप प्लानिंग के साथ करते हैं तो आप पीटी भी इजीली क्लियर हो जाएगा कम समय में। मेंस आपका है कि आपको फुल सिलेबस, थोड़ा प्लान और स्ट्रैटेजी आपको बनाना पड़ेगा, कुछ सारे क्वेश्चन आपको नहीं लिखने होते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं कि जितना सिलेबस है उस सारे में से क्वेश्चन आएंगे, उसमें और करके ऑप्शन होता है। उस प्रॉपर मेंस क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए, वो क्या डिमांड कर रहा है, कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखा गया है पीछे टॉपर्स के द्वारा, आप कैसे अप्रोच करते हैं। अगर आपका ये दो चीज़ आप मैनेज कर पाते हैं, सेल्फ एनालाइज कर पाते हैं, या किसी गार्ड जो आप मतलब किसी के द्वारा कोच अपना सेलेक्ट करते हैं जो अनुभवी है, जो आपको बताएं कि कैसे हो, कोई भी हो सकता है, बी टीचर या कोई भी आपके फ्रेंड सर्कल में, आप ऐसा ग्रुप बनाइए और अपने साथ में उसको आंसर राइटिंग डेली बेसिस पे करिए, तो आप इजीली हो जाएगा, है ना। और फिर लास्ट में हम जब इंटरव्यू का था तो हम लोग इंटरव्यू में प्रिंस सर से हम लोग टेलीग्राम के थ्रू जुड़े थे। हम लोग तो पहले से जानते हैं इनको, भैया भैया भी बोलते हैं, और फिर हम लोग आपस में डिस्कस करते थे। तो हम लोग में मैक्सिमम जितने लोग का डिस्कशन में हम लोग करते थे, तो मैक्सिमम लोग का सिलेक्शन दिख रहा है, क्योंकि इनके पास अनुभव भी है, और ये हम इस पैटर्न पर हम लोग हमेशा से गाइड वहाँ पे करते रहते थे कि क्योंकि हम लोग सीनियर हैं, भैया हम बोलते थे इनके पास जेपीएससी का अच्छा खासा अनुभव है, तो इससे हम लोग को बहुत बेनिफिट भी हुआ। और कोई सवाल है तो बताइए। हाँ, एजुकेशन बैकग्राउंड, हम सिंपल, हम ग्रेजुएट हुए हैं हिस्ट्री ऑनर्स यहीं झारखंड से ही, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से, और सीधे एग्ज़ाम की तैयारी में आ गए हैं। और इस बीच हम बहुत सारे एग्ज़ाम देते थे, पढ़ाते भी थे लोगों को, स्कूल में पढ़ाए हैं, फिर एसएसबी इंटरव्यू वगैरह, ये सब चीज़ में भी बहुत इंटरेस्टेड है, हमेशा इसी फील्ड से कनेक्टेड रहे हैं, और इसी वजह से मुझे लगता है कि सिलेक्शन ईजिली हो गया है। लैंग्वेज मेरा खोटा था, गिरिडीह, मेरा घर जमुआ ब्लॉक में है, ये एरिया से हम लोग आते हैं।
चलिए, और भी लोग हैं, मैं और फ्रेंड है जो इस पे आगे आज डिस्कस करेंगे, तो मैं चाहूँगा कि आप उनसे भी मिले। ओके, तो थैंक यू सो मच जैन सर। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे ऑडियंस को ये कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा। जल्दी से एक बार लाइव चैट में थम्स अप और वो एप्रिसिएशन करते रहिए अगर आपको ये प्रोग्राम हमारा अच्छा लग रहा है तो। हमारे साथ में जो नेक्स्ट कैंडिडेट हैं वो है तजीन साकिब जी, और ये झारखंड के चतरा ज़िले से बिलोंग करते हैं। इनकी 11वीं से 13वीं जेपीएससी में ऑल झारखंड रैंक 203 था और झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिला था। इन्होंने जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में बीए और मास्टर्स भी करा है और जेआरएफ भी रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अपने जर्नी के बारे में बताएंगे। काफ़ी उतार चढ़ाव रहा है इनका भी जर्नी। तो एंजॉय द सक्सेस मंत्रा बाय तजीन साकिब जी। Hello, very good evening everyone, and Johar. My name is Tazin Saqib and I come from Chatra district of Jharkhand. I have secured 203 ranks in 11 to 13 JPSC, and I have got Jharkhand Administrative Service. तो मेरी जो तैयारी है, मैंने अपनी पढ़ाई जो है जामिया मिलिया इस्लामिया से मैंने ग्रेजुएशन किया है पॉलिटिकल साइंस में, मास्टर्स भी मैंने वहीं से किया है। और जेपीएससी का जब फॉर्म आया करीब जनवरी 2024 में, तो उस टाइम जो है उससे पहले मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था। इसी बीच फॉर्म आया और मैंने फिर जेपीएससी का फॉर्म आया तो मैंने यूपीएससी छोड़ करके जेपीएससी में लगा, क्योंकि एक बैकअप प्लान मैंने सोचा कि होना चाहिए मेरे लिए। और मैंने फिर इसकी जो है तैयारी करी और उसमें कामयाबी भी मिली। और प्रीलिम्स में जो है मैं इससे पहले हमदर्द स्टडी सर्कल जो है रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी उसमें पढ़ रहा था, तो वहाँ मैंने यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस की थी, तो मे भी उसकी वजह से मुझे हेल्प हुआ। और मैंने बहुत ज़्यादा उस टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था तो उसका हेल्प हुआ। और उसके बाद जब फॉर्म आया तो मैंने अलग अलग जो भी किताबें हैं उससे मनीष रंजन और एक दो कोचिंग एकेडमी है उससे मैंने प्रीलिम्स की तैयारी की, बहुत ज़्यादा मेहनत करा, करीब 10 से 12 घंटे जो भी है मैं लगातार पढ़ाई करता। आप लोग से भी यही कहूँगा कि जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, पिछले सालों के जो सवाल आ चुके हैं उसको एनालाइज करिए कि किस तरह के सवाल आ रहे हैं। ना सिर्फ जो राइट आंसर है उसको देखिए, बल्कि जो रॉन्ग ऑप्शंस दिए गए हैं उसको भी एनालाइज करिए कि एग्जामिनर जो है किस तरह से जो है रॉन्ग ऑप्शन डालता है और किस तरह से किसी क्वेश्चन को गलत बनाता है, उस पर भी फोकस करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को फैक्ट को याद करने की कोशिश करिए, मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में हेल्प होगा। और हमको पता है कि आप लोग जो है बहुत ज़्यादा जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो बहुत सेल्फ डाउट होता होगा, मुझे भी आता है। जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए, कामयाब हुए, उन सबको सेल्फ डाउट आता है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन सबको जो है इस डर को इसको जो है फेस करना पड़ता है। प्रिंस सर को भी फेस करना पड़ा है, हमको भी करना पड़ा है, और आप भी करेंगे और आप भी कामयाब होंगे। तो जो भी सेल्फ डाउट आ रहा है, डर होगा जो भी मन में, उसको छोड़ करके अपने जो है काम पे फोकस करना है। कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो आज का मेरा टास्क है, जितना आवर्स मुझे पढ़ना है, जो मेरा आज का टारगेट है, कितनी सारी चीज़ें ख़त्म करनी है, कैसे करना है, उस चीज़ पे फोकस करें। और जब प्रीलिम्स मेरा निकल गया तो प्रिंस सर का बहुत बड़ा हेल्प रहा, क्योंकि मैं दिल्ली में था उस टाइम और कोई गाइडेंस नहीं था, पहले मेरी कोई तैयारी नहीं था, जेपीएससी का कोई अनुभव भी नहीं था। तो सर के रूप में एक बहुत बड़ा गाइडेंस मिला। सर अपना जो है टेलीग्राम चैनल चला रहे थे, उसके तहत जो है मतलब कि हम लोग का डिस्कशन हुआ करता था रेगुलर। तो और उससे जितने सर से कभी भी हेल्प चाहिए होता है, मैसेज करते या फिर उसमें डिस्कशन में होता है, तो एक बहुत बड़ा, क्योंकि मैं अकेला प्रिपेयर कर रहा था, कोई साथी भी नहीं था, तो सर के रूप में बहुत बड़ा एक समझ लो गाइडेंस सर के लिए मिला। और मैं ये कह सकता हूँ कि सर खुद एक 6 जेपीएससी दे चुके हैं, 7 जेपीएससी भी दे चुके हैं, 11 to 13 में तो कहना ही क्या है, सर का इतना अच्छा रैंक आया है। तो
नो डाउट कि वो एक बहुत अच्छे मतलब कि गाइड कर सकते हैं आप सबको वो। और एक सबसे बड़ी चीज़ है कि वो बहुत अच्छे इंसान भी हैं, जो सब में नहीं होता है। आप कभी भी उनसे हेल्प ले सकते हैं, जो मैंने खुद इसको महसूस किया। मैं मतलब कोशिश भी कर रहा था और लोगों से हेल्प लेने की, लेकिन जो सर से मिला हेल्प, बिना मतलब बिना कोई रिम्यूनरेशन के, बिना कोई मतलब कि बिना कोई पैसा लिए या समथिंग, तो वो मैं कह सकता हूँ कि वो जो सर आपको गाइड करना चाहते हैं, वो एक लायक है कि गाइड कर सकते हो। और उनका रैंक जो है वो खुद ये बताता है कि वो मतलब ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और मेंस में जो है क्या हुआ कि मेंस में मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने ज़्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत कम टाइम था और सिलेबस बहुत ज़्यादा था। और मेरा मेंस का सिलेबस कुछ भी नहीं था, उसमें मुझे लैंग्वेज भी करना था, मेरा उर्दू लैंग्वेज था, तो उसमें बहुत सारा टाइम चला गया और सिलेबस बहुत ज़्यादा था। तो मैंने सिर्फ पढ़ाई किया। और मुझे लगता है कि मैंने ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया, तो उसमें मैंने आंसर अच्छे से लिखे, कुछ यूपीएससी के लिए आंसर लिखे थे, तो वो सारी चीज़ें काम आई। और बीच में मैंने आंसर राइटिंग बिल्कुल नहीं किया था, एग्ज़ाम में ही मैंने किया, बहुत अच्छे से जो भी है पढ़ाई किया था। तो वो जो सालों साल की मेरी मेहनत थी, हम कह सकते हैं, वो चीज़ें काम आई। तो आपको भी मैं कहूँगा कि सफल होने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि आप आंसर राइटिंग आपको करना है, एक बेसिक नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है कि हम इंट्रो कैसे लिखे, बॉडी कैसे लिखे, कंक्लूजन कैसे लिखे। नंबर ऑफ़ पॉइंट्स जो है मैंने अपने आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा डाला। नंबर ऑफ़ पेजेस मैंने 8 से 10 हर क्वेश्चंस में लिखे, मैं कह सकता हूँ। और यहाँ तक कि जो वर्ड लिमिट्स होते हैं, लोग कहते हैं कि 500 से 600 वर्ड्स में, साइंस में मैंने बहुत ज़्यादा वर्ड्स लिखे, बहुत ज़्यादा फैक्ट्स डाला, तो उसकी वजह से मुझे वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स मिला। तो मैं भी यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को याद करिए, रिटेन करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके प्रेजेंटेबल फॉर्म में उसको लिखिए। फ्लो चार्ट्स का यूज़ कर सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं, हेडिंग दे सकते हैं, सब हेडिंग दे सकते हैं, ताकि एग्जामिनर को जो है, जब आप आंसर लिखे, आंसर पढ़े, वो तो आपका लगे कि हाँ ये बहुत अच्छा आंसर लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप जो है मेंस की भी तैयारी कर सकते हैं, और सर डेफिनेटली बहुत अच्छा तरीके से गाइड करते होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, और मल्टीपल वेज है सक्सेस का। मैं ये कहूँगा कि मेरा रास्ता कुछ अलग तरीके का प्रिपरेशन हुआ है, आपका कुछ अलग हो सकता है, तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने आप को जितना हो सकता है सही डायरेक्शन में अपने आप को मेहनत करने की ज़रूरत है, और डर को फेस करना है, अपने काम पे फोकस करना है। उसके बाद मेंस का भी मेरा रिजल्ट आया, फिर इंटरव्यू भी दिया, और इंटरव्यू में भी मैंने सर उस टाइम भी बहुत ज़्यादा हेल्प किए, मतलब कि उस टाइम भी सर का डिस्कशन चल रहा था। तो मैं यही आपसे कहूँगा कि अपने आप पे भरोसा रखिए, और जितना हो सकता है मेहनत करिए। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, और सही डायरेक्शन में गाइडेंस अगर आपको मिल रहा है, तो गाइडेंस ज़रूर लेते रहिए, अपने बड़ों से पूछते रहिए। कोई भी प्लेटफॉर्म मिल जाए, जो भी एग्ज़ाम निकाल चुके हैं उनसे पूछते रहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत काम आता है। मैं और ये इसी सब के साथ मैं अपना ये जो है प्रेजेंटेशन आपके साथ ख़त्म कर सकता हूँ। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके। ओके, सो थैंक यू सो मच साकिब सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़े अच्छे से अपने डिटेल में अपने बारे में बताया, टू द पॉइंट। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो फर्स्ट अटेम्प्ट के मेंबर्स हैं उनको ज़रूर फ़ायदा होगा। हमारे साथ में जो नेक्स्ट ऑफिसर हैं उनका नाम है मिस्टर राहुल प्रकाश। राहुल मुख्यतः धनबाद से बिलोंग करते हैं और 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा में उनकी रैंक 29 थी। उन्हें भी झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एलोकेट हुआ है। राहुल के बारे में ब्रीफ बता दूं, उन्होंने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करा है बीआईटी मेसरा से। 2021 के यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में भी उन्होंने इंटरव्यू अपीयर करा है, और फिर उसके बाद ये उनका जेपीएससी में पहला अटैम्प्ट था, एंड दैट ग्रेट रैंक, यू कैन अंडरस्टैंड द रैंक 29। उम्मीद करता हूँ कि आप उनसे, उनके विचार और सक्सेस मंत्र से जरूर आप लाभान्वित होंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ में प्रिंस सर उनको वेलकम करेंगे, और फिर आपके साथ राहुल सर शेयर करेंगे। अमन, हेलो। तो मेरा नाम राहुल प्रकाश है, और मैं ऐसे धनबाद से बिलोंग करता हूँ, और मैंने इंजीनियरिंग की है आईआईटी मिश्रा से। और उसके बाद फिर मैं जॉब कर रहा था, 4 साल मैंने जॉब की है।
उसके बाद मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और यूपीएससी में इंटरव्यू तक दिया है मैंने। फिर ये झारखंड का मेरा पहला अटैम्प्ट था और फिर मेरा रैंक 29 आया इस बार और मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिला है। तो बेसिकली मैं यही बोलना चाहूँगा कि एक पॉइंट पे मैं टच करना चाहता हूँ कि इम्पोर्टेंस ऑफ नोट्स जो कि होता है। तो हम लोग यहाँ पे मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट के चैनल में भी प्रिंस सर ने बहुत अच्छे नोट्स बनाए, हम लोग नोट्स देखे और मतलब उन्होंने आपका काम बहुत हल्का कर दिया। अगर आप उनके नोट्स देखेंगे तो बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ नोट्स में मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मेंस का जो टाइम होता है या प्री का टाइम होता है तो आपके पास बहुत सारा कंटेंट होता है। वो कंटेंट बहुत मैनेजेबल नहीं होता है कि आपको एक दो तीन सोर्स से पढ़ रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन पेपर से पढ़ रहे हैं, तो आपको ज़रूरत होता है कि आप हर चीज़ को एक जगह कंसोलिडेट कर लीजिए। और जब आप उसको कंसोलिडेट करेंगे तो फिर रिवीजन बहुत आसान हो जाता है। फिर मेंस में भी यही चीज़ होता है। मेंस में भी आपके पास डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, अलग अलग बुक्स होते हैं, कोचिंग के नोट्स होते हैं, आप कहीं इंटरनेट से पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर से पढ़ रहे हैं, तो वो सब को आप एक जगह कलेक्ट कर लीजिए और फिर एग्ज़ाम देने के जस्ट पहले वही नोट्स को आप 2-3 बार रिवाइज़ कीजिए। जिसको आप जितने बार रिवाइज़ कीजिएगा उतना आपको बेनिफिट होगा और वही चीज़ आपको ज़्यादातर याद रहता है एग्ज़ाम में लिखने के समय कि आप जब क्वेश्चन देखिएगा तो आपको ध्यान आएगा कि अरे ये तो मेरे नोट्स में, इस नोट्स में ये चीज़ था। तो मतलब आपको इंट्रोडक्शन से लेके डेटा से लेके आपको कंक्लूजन तक याद रहेगा कि हाँ ये बहुत अच्छा था। उसके लिए आप टेस्ट सीरीज़ भी ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ में जैसे क्या होता है कि 5 क्वेश्चंस आए, पाँचों क्वेश्चंस आपने लिखे हैं और फिर कोई एक ऐसा होगा जिसको बहुत अच्छे नंबर आए उस टेस्ट सीरीज़ में, तो आप उसके कॉपी देख लीजिए। उसके कॉपी से आप आंसर लिखना देख सकते हैं, कुछ कंटेंट उठा सकते हैं। कोचिंग का जो नोट्स है उसके नोट से भी आप कॉपी कर सकते हैं, अपना नोट्स बना सकते हैं और अल्टीमेटली एक जगह आप उसको जमा कीजिए और उसको कंटिन्यूसली रिवाइज़ कीजिए। उसको 3 बार, 4 बार, 5 बार रिवाइज़ कीजिए। एग्ज़ाम देने के पहले भी एक बार आप उसको ट्राई कीजिए कि पढ़ लीजिए, तो फिर आपको ध्यान में बहुत कुछ रहेगा। जैसे क्वेश्चंस होते हैं तो क्वेश्चंस का सबसे बड़ा चीज़ होता है कि जब आपने क्वेश्चन देखा और कभी कभी आप भूल जाते हैं कि अब कैसे स्टार्ट करें, डेफिनेशन एग्जैक्टली याद नहीं है, डायग्राम क्या बनाएं। लेकिन अगर आपके पास नोट्स होगा तो आप नोट्स को भी उसी फॉर्मेट में, अगर आप देखिएगा यहाँ भी प्रिंस सर के भी जो नोट्स हैं वो भी उसी टाइप से हैं। आपको डेफिनेशन रहेगा, फिर उसमें डायग्राम्स रहेगा, केस स्टडीज़ रहेगा जो आप बॉक्स बना के बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ ज़रूरी होता है ज़्यादा नंबर लाने के लिए और मेंस में इसी सब चीज़ों पे मार्क्स मिलता है। और मेंस का मार्क्स सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है पूरे एग्ज़ाम में, उसी से आपकी रैंक अच्छी होती है। और फिर मेंस के बाद इंटरव्यू पे आते हैं। तो इंटरव्यू के टाइम पे मैं फर्स्ट अटेम्प्ट से जुड़ा था, तो हम लोग रोज़ डिस्कस करते थे। सारे लोग एक कॉल पे जुड़ते थे, एक टॉपिक्स रहते थे क्वेश्चंस वाइज, वो टॉपिक सारे सब लोग इनपुट देते थे और सब लोग प्रिपेयर करके आते थे, इनपुट देते थे और सब लोग आपस में डिस्कस करते थे। और उस समय भी हम लोग नोट्स, मतलब मैं खुद नोट्स बनाता था कि अगले ने क्या बोला। सबके पास एक दो बहुत अच्छे पॉइंट्स रहते हैं जो मेरे पास, जो किसी एक के पास नहीं होते हैं। तो उसके बाद फिर आप बोलना सीख जाते हैं, आपके पास कंटेंट बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे इंटरव्यू में आपको अच्छे नंबर भी आएंगे। यहाँ पे भी काफ़ी लोग अच्छे नंबर हैं, मुझे खुद 70 मार्क्स आए थे। तो ये है, ये मेंस हो गया, इंटरव्यू होगा। और प्रीलिम्स में तो मेनली है कि आप मतलब आपका जो भी बैकग्राउंड है आप उसके हिसाब से तैयारी कीजिए। अगर आप झारखंड के लिए पढ़ रहे हैं तो आप पेपर 2 आपका अच्छा होगा, उसको रिवाइज़ कीजिए। पेपर 1 कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज़ लगाइए। तो यही है बस, बाकी पढ़ते रहिए और मतलब बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम नहीं है, आपसे हो जाएगा, टाइम है अभी। और ऑल द बेस्ट। ओके, सो थैंक्स टू राहुल प्रकाश सर। और अब हमारे साथ में नेक्स्ट विशाल आनंद जी जुड़ेंगे। विशाल आनंद जी ने 2020 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के केवड़ीमल कॉलेज से इकोनॉमिक्स ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया है। यूपीएससी में भी 23 में उन्होंने इंटरव्यू दिया है और जेपीएससी में उनका ये पहला प्रयास था 11 जेपीएससी, और उनकी ऑल झारखंड रैंक 148 था। उन्हें भी झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिला है
और विशाल आनंद जी मुख्यतः देवघर जिले से नाता रखते हैं। सबसे पहले प्रिंस सर स्वागत करेंगे उनका गिफ्ट देके, और फिर विशाल आनंद जी आपको अपने जर्नी के बारे में ब्रीफ में बताएंगे। थैंक यू। हाय, मेरा नाम विशाल आनंद है और मैं बेसिकली देवघर ज़िले से बिलोंग करता हूँ। जैसा कि कोचिंग का नाम है फर्स्ट अटेम्प्ट, तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो गया था जेपीएससी में। तो इसमें मैं काफ़ी फॉर्चुनेट भी मानता हूँ, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि सिविल सर्विसेज एक लंबा जर्नी होता है और ये एक ऐसा जर्नी है जहाँ की काफ़ी आपको मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा लक का भी सहारा चाहिए, क्योंकि 3 स्टेजेस क्लियर करना पड़ता है। और जैसा आप जेपीएससी का जब आप सिलेबस देखिएगा तो ये लगेगा कि इतना बड़ा सिलेबस है कि आपको इसको पार कर पाना मुश्किल है। लेकिन इसका सॉल्यूशन यही है कि आपको सिलेबस को डिकोड करना पड़ेगा और आपको एम करना पड़ेगा कहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं मार्क्स को, और इसको स्टेज वाइज डिवाइड करके आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि प्रीलिम्स वाला जो सेक्शन होता है 200 क्वेश्चंस का रहता है और उसमें 110 जो क्वेश्चंस हैं वो बस झारखंड को ही कैटर करता है। तो इसके लिए आपको एक अच्छा गाइडेंस का ज़रूरत हो। और जैसा प्रिंस सर हैं, वो काफ़ी एक्सपीरियंस भी है और काफ़ी अटेम्प्ट्स भी दिए हैं जेपीएससी में, और तो ये आपको डिकोड करने में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। बाकी प्रीलिम्स हो या मेंस, सिलेबस को स्टिक करना है, और जो मेंस का सिलेबस होता है उसमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको टॉपिक को, किस टॉपिक पे ज़्यादा आपको फोकस करना है और कैसे करना है। और मैं फर्स्ट अटेम्प्ट से ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंटरव्यू जुड़ा हुआ था। प्रिंस सर का काफ़ी गाइडेंस रहा और हम लोग पर डे डिस्कशन करते थे रात में, जिससे काफ़ी फ़ायदा हुआ और मेरा इंटरव्यू में भी मार्क्स 78 आया था, जो कि काफ़ी डिसेंट मार्क्स है। और जब आप एक प्लान्ड वे में करेंगे तैयारी, तो जेपीएससी आपको टफ नहीं लगेगा, बल्कि आप इस जर्नी को काफ़ी इंजॉय करिएगा। तो बस सिलेबस को स्टिक करिए, एक अच्छा मेंटर खोजिए, और सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन। और अगर आपको गाइडेंस किसी का मिल जाए, वो तो चेरी, केक पे चेरी है, और इस तरह से आप इजीली एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। बाकी एफर्ट अच्छे से डालिए, मेहनत करिए और कंटिन्यूटी को बनाए रखिए। थैंक यू। ओके, तो थैंक्स टू विशाल आनंद। हमारे नेक्स्ट कैंडिडेट केशव कुमार जी हैं। ये मुख्यतः झारखंड के पलामू जिले से नाता रखते हैं और ये इनका चौथा प्रयास था। बड़ा संघर्ष रहा जेपीएससी में। इस बार की 11वीं से 13वीं जेपीएससी में ऑल झारखंड रैंक 65 था और इन्हें भी झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिला है। सबसे पहले प्रिंस सर केशव ओके, सो थैंक्स टू विशाल आनंद। अब हमारे साथ में केशव कुमार जी हैं और उनका 11वीं से 13वीं जेपीएससी में ऑल झारखंड रैंक 65 था। मुख्यतः वो पलामू से बिलोंग करते हैं और उनका जेपीएससी में ये चौथा प्रयास था। झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस उन्हें भी मिला है। प्रिंस सर उन्हें गिफ्ट देंगे और फिर उसके बाद वो 2 मिनट में आपको अपना जर्नी के बारे में ब्रीफ में बताएंगे। गुड इवनिंग एंड जोहार। मेरा नाम केशव कुमार है। मैं 11वीं से 13वीं जेपीएससी एग्ज़ाम में 65 रैंक लाया हूं और मुझे झारखंड प्रशासनिक सेवा अलॉट हुआ है। मैं झारखंड राज्य के पलामू ज़िले का निवासी हूं और मेंस मैंने हिंदी मीडियम से दिया था और ये मेरा 4th अटैम्प्ट था। फर्स्ट अटैम्प्ट टीम से मैं मेंस प्रोग्राम के समय जुड़ा था। उस समय प्रिंस सर के द्वारा जो गाइड किया गया वो काफ़ी हेल्पफुल रहा, जिसके कारण मुझे सफलता मिली।
और बाकी इंटरव्यू के समय भी प्रिंस सर का काफ़ी सराहनीय योगदान था। जगह जगह पे जहाँ पे कमी होती थी वहाँ पे सपोर्ट करते थे, सहयोग देते थे, जो कमी रहती थी उसमें सुधार करने के लिए बोलते थे। और बाकी फर्स्ट अटेम्प्ट टीम को धन्यवाद, जोहार। थैंक्स टू केशव सर। और इसके साथ हमारे साथ अब पंकज यादव जी जुड़ेंगे। उनका रैंक 211 था, जेपीएससी में दूसरा प्रयास था और उन्हें झारखंड फाइनेंस सर्विस मिला है। ब्रीफ में वो भी अपना जर्नी आपको साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले प्रिंस सर उन्हें गिफ्ट देंगे और फिर वो सक्सेस अपना बताएंगे। कैमरा पे देखना है। और मेरा नाम पंकज कुमार यादव हुआ और 11वीं से 13वीं जेपीएससी में मेरा इस बार सिलेक्शन हुआ है, फिनांस सर्विस मिला है। फर्स्ट अटैम्प्ट चैनल के जो प्रिंस भी हैं इनसे मेरी मुलाकात 7 से 7वीं जेपीएससी में बेसिकली हुई थी। उसी समय भैया के साथ हमने टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन किया था और टेलीग्राम के थ्रू ही प्री का टेस्ट सीरीज और मेंस का कुछ कुछ क्वेश्चन आंसर टेलीग्राम पे ही हुआ करता था। उसी समय से जुड़े हुए हैं और इनका लगभग कंटेंट बहुत ही बेटर है। खासकर अगर बात किया जाए मिसलेनियस और क्या बोलते एग्रीकल्चर एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर, तो बहुत अच्छा कंटेंट है। और बाकी मेंस का नोट्स बहुत बेटर है। हम लोग तो लगभग बेसिकली 11 से 13 जेपीएससी में सारा मेंस का लगभग कंटेंट यहीं से किया था और उसी तरह सिलेक्शन हो गया। थैंक यू। तो थैंक्स टू पंकज जी। अब हमारे साथ में सूर्य प्रकाश कुजूर जी जुड़ेंगे। पलामू जिले से हैं और ये उनका दूसरा प्रयास था जेपीएससी में। ऑल झारखंड रैंक इस बार उनकी 33वीं थी और उन्हें भी झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एलोकेट हुआ है। तो ब्रीफ में वो भी अपने बारे में कुछ बताएंगे। थैंक यू। मेरा नाम सूर्य प्रकाश कुजूर है और इस बार 11 से 13 जेपीएससी में मेरा सिलेक्शन हुआ है, जेएस मुझे एलोकेट हुआ है और मेरा ऑल झारखंड रैंक 33 था। मेरा ऑप्शनल यहाँ पे झारखंड में इंग्लिश लैंग्वेज था और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। पिछले बार भी मैंने इंटरव्यू दिया था तो वहाँ सिलेक्शन मेरा बहुत कम मार्क्स से छूट गया था। और फर्स्ट अटेम्प्ट जो चैनल है प्रिंस सर का, उनसे मेरा लगाव बहुत पुराना रहा है। उनके थ्रू मैंने मेंस वगैरह का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते थे। इंटरव्यू वगैरह में भी प्रिंस सर ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। तो मतलब उनका मेरे इस सक्सेस में कंट्रीब्यूशन रहा है, प्रिंस सर का भी। तो इनके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे ये अवसर मिला कि यहाँ आकर मैं उनको धन्यवाद ज्ञापन कर सकूँ एक बार। और मैं आने वाले स्टूडेंट जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए यह मैसेज देना चाहता हूँ कि अभी लास्ट फेज ऑफ प्रिपरेशन चल रहा है, तो उसके लिए लगे रहे। लास्ट में ये लगता है कि हमें कुछ नहीं आता है, हमसे नहीं हो पाएगा, बट हमें लगे रहना है लास्ट तक, कंटिन्यूसली मोटिवेटेड रहना है लास्ट तक। एग्ज़ाम्स वगैरह डेट्स वगैरह एक्सटेंड होते रह रहे हैं, फिर भी हम लोग को ये हिम्मत नहीं हारना है कि एग्ज़ाम एक्सटेंड हो जा रहा है, हमें मन नहीं लग रहा पढ़ने में। हमेशा ये लगे रहना है कि जैसे मतलब डू एंड डाई वाला सिचुएशन होना चाहिए कि लास्ट तक हमें लगे रहना है। और जो जो स्ट्रैटेजी आप लोगों ने फॉलो किया है उसे फॉलो करते रहिए कि टेस्ट दे रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं और ये सब करते रहिए। और फर्स्ट टाइम का गाइडेंस वगैरह जितना भी चाहिए होगा तो प्रिंस सर वगैरह हैं और यहाँ पे जो भी टीचर्स हैं वो लोग प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू। ओके, सो थैंक यू सूर्य प्रकाश कुजूर। अब हमारे नेक्स्ट जो कैंडिडेट हैं मनीष कुमार जी हैं और देवघर से बिलोंग करते हैं और उन्हें भी झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एलोकेट हुआ है। तो ब्रीफ में अपनी जर्नी वो भी शेयर करेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि प्रिंस सर का धन्यवाद करूंगा। प्रिंस सर मेरे दोस्त हैं और कभी कभी मिलते रहते थे, डिस्कशन होता रहता था। और तैयारी करते रहिए आप लोग। जेपीएससी को देख के तैयारी नहीं करना है, जेपीएससी का सिलेबस को देख के तैयारी कीजिए। जेपीएससी
कब एग्ज़ाम लेगी नहीं लेगी ये ज़्यादा नहीं सोचना है। जेपीएससी का सिलेबस देखिए, लगातार तैयार करते रहिए। पीटी, मेंस, इंटरव्यू पैरेलली कीजिए। इंटरव्यू थोड़ा बाद में भी सोच सकते हैं, लेकिन कोई इशू नहीं है। पीटी और मेंस, मेंस का सारा नोट्स आपके पास होना चाहिए, एक एक टॉपिक का, और सिलेबस में किस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन आता है ये देख के, और पीवाईक्यू बहुत रिपीट होता है, उसको भी ध्यान में रखते हुए आपको तैयार करते रहना है। और होप नहीं खोना है, सबसे इम्पोर्टेंट होप नहीं खोना है। लगातार तैयारी कीजिए और परसिस्टेंट रहिए। लगातार तैयारी करते रहिए, रिजल्ट हो जाएगा। और होप सबसे इम्पोर्टेंट है कि बार बार मैं बोलूँगा, होप नहीं खोना है, क्योंकि कब एग्ज़ाम हो रहा है, नहीं हो रहा है, फेल हो रहा है बार बार। प्रिंस सर को देखिए, मोटिवेट रहिए, इस चैनल से जुड़िए, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा फर्स्ट अटैम्प्ट से। और प्रिंस सर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, जेपीएससी के बारे में भी, सिलेबस के बारे में भी, पढ़ाते भी हैं, कंटेंट भी इनका अच्छा है। तो इस बात का ध्यान रखिए और आप लोग पढ़ते रहिए, लगातार पढ़िए, और फिर आप लोग को सक्सेस ज़रूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार फिर से सभी को। ओके, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा होगा और आप इंजॉय कर रहे होंगे। साथ में मौसम भी सुहाना हो रखा है, तो फील्ड माइंड के साथ में बिल्कुल भी। हमारे साथ में नेक्स्ट जो कैंडिडेट है वो तेजस्वी कुमार जायसवाल जी हैं, और गढ़वा ज़िले से वो भी नाता रखते हैं। इस बार उनकी रैंक 23वीं थी। प्रिंस सर उनको गिफ्ट देंगे, वेलकम करेंगे पहले, और फिर उसके बाद वो अपना जो भी सक्सेस टिप्स है उसको 1-2 मिनट में, जर्नी शॉर्ट, चूँकि तादाद बड़ी है तो इसीलिए शॉर्ट में रखा गया है। फिर डिटेल में हम अलग अलग कैंडिडेट के साथ में जैसे जैसे वो फ्री होंगे, हम एक एक करके एज ए पॉडकास्ट की तरह भविष्य में जुड़ेंगे। सभी को गुड इवनिंग, जोहार। मेरा नाम तेजस्वी कुमार जायसवाल है। इस बार जेपीएससी की परीक्षा में मैंने 23वीं रैंक प्राप्त की है। अ, इस जर्नी में मैंने जो भी अचीव किया, या जो भी आप लोगों को दिख रहा है, मैं जिस अभी मेरा मुझे डिप्टी कलेक्टर की रैंक डिप्टी कलेक्टर रैंक है मेरी, और यहाँ तक आने में सभी लोगों का योगदान रहा है। और मैं इस जर्नी में सभी को थैंकफुल करूँगा, सभी के लिए थैंकफुल रहूँगा जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में हमारे साथ आए। और प्रिंस सर हमारे साथ इस जर्नी में जुड़े, हमारी ट्रेनिंग के दौरान। अभी हमारी ट्रेनिंग चल रही है स्कीपा में, राजभवन के पास। तो प्रिंस सर काफ़ी मतलब बताते हैं कि किस तरह से वो मेहनत किए और किस तरह से वो आगे लोगों को मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो आप लोगों से आग्रह होगा कि आप लोग जुड़ें और आगे की जितनी भी भविष्य में परीक्षाएं होने वाली है 14 जेपीएससी के लिए, अच्छी से उसकी तैयारी करें। और हम लोगों के मार्गदर्शन में हम लोग भी आपके साथ रहेंगे और आप लोगों को एक अच्छे मार्गदर्शन देंगे। तो जैसे मैंने अपने इस जर्नी में, मैंने पहले झारखंड सीजीएल की तैयारी कर रहा था, अपने घर से ही सेल्फ स्टडी कर रहा था। सेल्फ स्टडी के दौरान मैंने झारखंड सीजीएल की प्रिपरेशन की, जिससे झारखंड सीजीएल भी मेरा क्लियर हुआ था, जिसमें एसओ की पोस्ट मिली थी। उसके बाद मैंने सीडीपीओ भी दिया, सीडीपीओ में भी प्री क्लियर हुआ। फिर मेंस दिया, फिर उसमें आगे इंटरव्यू नहीं दिया। फिर उसके बाद आपका एसीएफ भी मैंने दिया, एसीएफ का भी प्री क्लियर हुआ। और फिर जेपीएससी में जैसा कि आप जान रहे हैं कि 23rd रैंक मुझे प्राप्त हुई। तो आप अगर मेहनत करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। बस उसके लिए आपको ज़रूरत है कि एक सही गाइडेंस और सही डायरेक्शन की ज़रूरत है, जिसके लिए मेंस सबसे अहम होती है इस परीक्षाओं के लिए। तो मेंस के लिए आपको कोई अच्छे मार्गदर्शन की ज़रूरत है, जिसमें आपको एक अच्छे फॉर्मेटिंग, अच्छे आंसर राइटिंग की ज़रूरत है, और ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है, वो निकल जाता है। ठीक है, थैंक यू। सो थैंक यू सर। अब हमारे साथ में तुषार शेखर जी जुड़ेंगे, और 11वीं से 13वीं जेपीएससी में झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में इनका भी चयन हुआ है। प्रिंस सर पहले वेलकम करेंगे और उसके बाद वो आपको 2 मिनट में, शॉर्ट में, ब्रीफ में अपना सक्सेस मंत्र बताएंगे। तो प्लीज़।
तो नमस्कार, मेरा नाम तुषार है और 11वीं से 13वीं जेपीएससी में मेरा रैंक 83 रहा। और फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल से मैं शुरुआत से जुड़ा हुआ था। जब फर्स्ट अटेम्प्ट को बहुत ही इन्फेंट स्टेज में था, प्रिंस सर ने शुरुआत की थी, तो उसी समय से मैं उनसे जुड़ा और फिर प्रीलिम्स, फिर मेंस और इंटरव्यू गाइडेंस में भी मैं इनके साथ जुड़ा हुआ था। तो जहाँ तक बात तैयारी की है, तो जो मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम था मेरे हिसाब से वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहा मेरे लिए, क्योंकि जो ग्रुप्स थे वो बहुत ज़्यादा, जो मेंबर्स थे वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे और जो जिस लेवल का राइटअप, जिस लेवल का कोर्स मटेरियल या फिर जिस लेवल का गाइडेंस प्रिंस सर के द्वारा दिया गया, वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए हेल्पफुल रहा। तो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते थे उस पर रोज़ डिस्कशंस होते थे। और फिर जब मेंस के बाद हमने इंटरव्यू गाइडेंस की तैयारी शुरू की, तो फिर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे एक ग्रुप डिस्कशंस होता था, जिससे कि सिर्फ आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वही नहीं, किसी भी टॉपिक के बारे में जो आपका नॉलेज है वो भी ब्रश अप होता था। तो ये सारी जर्नी मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट के साथ रही। क्योंकि ये मेरा पहला अटेम्प्ट था, तो मैं ये मानता हूँ कि अगर आपके पास सही गाइडेंस है, आपके पास एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सही मटेरियल है, अगर आपके पास सही तरीके का अप्रोच है, तो बहुत आसानी से आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं देख रहा था कि बहुत सारे व्यूअर्स थे, वो स्टूडेंट्स थे, वो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या प्रीलिम्स के बाद मेंस क्वालिफाई करना पॉसिबल है कि नहीं। तो इस चीज़ को मैं अपने बारे में बताऊंगा कि मेरी जो प्रिपरेशन थी उसका 70 to 80% हिस्सा प्रीलिम्स के ही बाद शुरू हुआ था, और जो बाकी के 60 डेज थे प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, उसी में मेजॉरिटी ऑफ मेंस का जो प्रिपरेशन था मेरा उसी में हुआ था। तो ये बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच मतलब नहीं हो सकता, लेकिन हाँ पॉसिबल है अगर आपके पास चीज़ें, स्टडी मटेरियल आपके पास अच्छा है, अप्रोच आपका अच्छा है। क्योंकि स्ट्रक्चरिंग आपको पता होनी चाहिए, जो PYQs होते हैं उसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए, और आपकी राइटिंग प्रैक्टिस आपको हर रोज़ ब्रश अप करने की ज़रूरत है। क्योंकि अल्टीमेटली एग्ज़ाम में जाके आपको लिखना है, आपके पास कितना भी नॉलेज है दैट डजंट मैटर। आपको अगर आपका लिखने की स्ट्रक्चरिंग और अप्रोच सही रहता है तो आप बहुत आसानी से सेल थ्रू कर जाते हैं। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट होगा कि आप PYQs को अच्छे से पढ़ें, जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है उसको रेलेवेंट टॉपिक्स के साथ ज़रूर उसमें वैल्यू एडिशन करें। जो करंट अफेयर्स है उनमें वैल्यू एडिशन करते रहें। राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से करें, रियल एनवायरनमेंट में हो सके तो करें, अगर नहीं पॉसिबल है तो रोज़ करें, रोज़ करना ज़रूरी है। और ये सारी चीज़ें जब आप कर लेते हैं तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बात को यहीं पे विराम दूंगा। थैंक यू फर्स्ट अटेम्प्ट को भी और प्रिंस सर को भी। थैंक यू। ओके, सो थैंक यू सर। हमारे अब नेक्स्ट कैंडिडेट हैं प्रिंस प्रियदर्शी जी, और ये मुख्यतः गोड्डा जिले से अपना ताल्लुक़ रखते हैं और इस बार इनका रैंक 189 था। इन्हें भी झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एलोकेट हुआ है। प्रिंस सर उन्हें वेलकम करेंगे और उसके बाद वो भी अपना सक्सेस शॉर्ट में रखेंगे। थैंक यू। थैंक्स सर। नमस्ते, गुड इवनिंग और जोहार सबको। मेरा नाम प्रिंस प्रियदर्शी है और झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में मेरा चयन हुआ है। और इस जर्नी में मैंने बहुत कुछ सीखा, और 3 महीने का जो हमारा कोर्स चल रहा था उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत नए लोगों से मिल पाए, बहुत नए लोगों से जान पाए। और अपनी जर्नी के ही दौरान जब प्रिपरेशन कर रहे थे, मेरी मुख्यतः प्रिपरेशन दिल्ली से हुई, लेकिन मीनवाइल उस बीच में प्रिंस सर से मुलाकात हुई और हम लोग काफ़ी इंटरव्यू की कैसे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या मेंस में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, या पहले क्या क्या था। क्योंकि मुझे मुख्यतः बहुत ज़्यादा JPSC के बारे में नहीं मालूम था, तो इनसे बीच बीच में बात होती रहती थी, जिससे मुझे मालूम चला कि अच्छा इन पोर्शन में, झारखंड के इस पोर्शन को अगर अच्छे से कर लिया जाए तो एक अच्छा मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। और बहुत हेल्प भी हुआ।
और SPT-CNT मैंने कभी पढ़ा नहीं था, क्योंकि मेरी मुख्यतः प्रिपरेशन दिल्ली से हुई थी। तो जनरली SPT-CNT के लिए इनकी ही वीडियोस है, जो भी प्रिपरेशन हो पाए। इवन इंटरव्यू में मेरा बहुत काम आया। अभी हम और सर साथ में ही बैठते हैं, हम लोग साथ में ही क्लास शेयर करते हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं ये मेंस के लिए, मेंस के नोट्स के लिए, आप लोगों के लिए। और मेंस के नोट्स मैंने खुद देखे हैं, इकोनॉमिक्स के नोट्स हो जाएँ चाहे हिस्ट्री के नोट्स हो जाएँ, उनमें काफ़ी योगदान और बहुत अच्छे तरीके से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से लेकर के की पॉइंट्स काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने उसको दिखाया है। और कहीं-कहीं प्रूफ रीडिंग करने के लिए हम लोगों को भी दिए जाती थी, तो काफ़ी अच्छा लगा। और मतलब एक स्पेसिफिक आप जैसे कर सकते हैं कि बड़े से बड़े नोट्स से लेकर के छोटे से छोटे नोट्स तक, कि ठीक है लास्ट में की पॉइंट आप कैसे उसको डिनोट कर सकते हैं, कौन से पिक्चर को कहाँ डालना है, ये सब भी अपने नोट्स में सर ने करके दिया है। और ये जर्नी बहुत अच्छी है और मेरा आप लोगों को ऑल द बेस्ट है। और आप लोग आइए और झारखंड का नाम विश्व पटल पर लेकर के जाइए। और बस इसी के साथ मैं अपना भाषण ख़त्म करता हूँ और धन्यवाद। जोहार। ओके, सो थैंक यू प्रिंस सर। हमारे साथ में नेक्स्ट अब रौनक प्रिया मैम जुड़ेंगी और उनका 11वीं से 13वीं JPSC में ऑल झारखंड रैंक 161 था। उन्हें भी झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एलोकेट हुआ है और मैम मुख्यतः झारखंड के दुमका जिला से नाता रखती हैं। तो प्रिंस सर सबसे पहले उन्हें गिफ्ट दे के वेलकम करेंगे और उनके बाद मैम आपको ब्रीफ में अपने सक्सेस जर्नी के बारे में बताएंगे। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम रौनक प्रिया है। मेरा चयन झारखंड प्रशासनिक सेवा में हुआ है और मेरा रैंक 161 है। मैं दुमका ज़िले को बिलोंग करती हूँ। JPSC में मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट है। इसके पहले 7 to 10 JPSC में मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुँची थी, बट फाइनली क्वालिफाई नहीं कर पाई थी और इस बार फाइनली क्वालिफाई हो पाई हूँ। तो अगर अपने जर्नी की बात करूँ तो मेरा जर्नी में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहा है, काफ़ी फेलियर्स फेस किए हैं मैंने। इस पिछले अटेम्प्ट से जो इस अटेम्प्ट में मैंने कुछ डिफरेंस किए, कुछ अलग किया, जो मैं अपना चयन इंश्योर कर पाई। तो जो अलग मैंने किया उसमें मैं कहूँगी कि फ़र्स्ट अटेम्प्ट ज्वाइन करना मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप रहा था। फ़र्स्ट अटेम्प्ट से मेरा जुड़ाव रहा है। मेंस में कुछ कभी डिस्कशन होता था तो मैं वहाँ पर अपना कुछ पॉइंट्स अगर हुआ तो वो मैं अपना वैल्यू एडिशन के लिए अच्छा रहता था मेरे लिए, आंसर राइटिंग वगैरह में। और इंटरव्यू में भी सर का गाइडेंस हेल्पफुल रहा था। उसके अलावा मैं आपसे यही कहूँगी कि जो JPSC का सिलेबस है उसको आप एकदम से मेमोराइज़ कर लीजिए और हर एक टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर कीजिए, मल्टीपल रिसोर्सेज यूज़ कीजिए और अपना जो आपके पास जो भी नोट्स होगा उसमें आप वैरायटी लाने की कोशिश करिए। आपका आंसर बाकियों से कैसे डिफरेंट हो ये इंश्योर करिए और इसके लिए आप वेन डायग्राम्स, फिर जो कनेक्टिंग पॉइंट्स होता है, दूसरे डाइवर्स सब्जेक्ट से लिंकेजेस होता है, ये सब चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका आंसर स्टैंड आउट करे, राइट। और अगेन फॉर अ गुड स्टूडेंट, everyday revision, a religious routine, like when you are getting up, how many hours you're giving for studies, these are very valuable और इसको तो आप skip नहीं कर सकते। लेकिन उसके अलावा आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आंसर राइटिंग करेंगे, एवरीडे आंसर राइटिंग करेंगे, तो वो आपको और परफेक्शन लाएगा। और अगर आपका मेंस अगर बहुत अच्छा हो गया तो फिर आप इंटरव्यू के लिए उतना पैनिक नहीं करेंगे। आपको लगेगा कि हाँ मेंस में हमने मतलब इतना ही अच्छा लिखा है कि इंटरव्यू थोड़ा अगर कम भी मार्क्स आए तो आई बी माई सिलेक्शन वुड बी एंश्योर्ड। तो आप वैसा ही करिए। और जैसे अभी प्रीलिम्स है तो प्रीलिम्स पे कोई भी एक बुक को पकड़िए जो भी आपको सही लगता है और उसको बार बार रिवीजन करिए। मल्टीपल रिवीजन से आपको चीज़ें परफेक्टली याद रहेंगी
और गलतियां कम करने के जो है गलतियां कम होंगी आपकी। उसके बाद अगर आप झारखंड में अच्छा मार्क्स स्कोर करते, क्योंकि झारखंड एक पेपर है पूरा, और पेपर GS 1 में भी आपका 20 मार्क्स का झारखंड आता है, तो झारखंड अच्छा करना वो बहुत ज़रूरी है। फिर आप GS के लिए कोई भी बुक को पढ़िए, जैसे हम तो लूसेंट पढ़े थे, और जो भी आपको सही लगता है वो आप पढ़ सकते हैं। मेंस को बहुत ही, एक बार आपका पीटी इंश्योर हो गया कि हाँ आप पीटी में क्वालिफाई कर रहे हैं, तो आपको एज मिल जाएगा। जैसे आपको रिजल्ट के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको लगेगा कि हाँ हमने बहुत ही अच्छा स्कोर कर लिया है, तो आप तब से ही कॉन्फिडेंट होंगे कि हाँ हमको मेंस का प्रिपरेशन करना है और आप अपना बेस्ट दे पाएंगे। ठीक है, तो एक्स्ट्रा टाइम जो मिलता है ना मेंस के लिए, 1-2 दिन टाइम एक्स्ट्रा भी मिल जाए तो वो एक बोनस होता है। कोशिश करिए कि आप बहुत अच्छा करिए मेंस पीटी में, ताकि आपको एक बोनस टाइम मिल जाए, और उस टाइम पे फिर आप जो भी अपना इंटरनेट है उसका यूज़ करते हुए अपना मटेरियल अच्छा बना सकते हैं। और रिवीजन करिए, जितना मल्टीपल रिविजन्स करेंगे आपका उतना ही अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, सो थैंक यू सो मच मैम। अब हमारे साथ में शुभम गांगुली जी जुड़ेंगे, और ये झारखंड राज्य के रामगढ़ जिले से बिलोंग करते हैं, और इनका इस बार 11वीं से 13वीं JPSC में 12वीं 12th रैंक था, और इन्हें भी झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एलोकेट हुआ है। शुभम गांगुली जी काफ़ी अच्छा डिबेटर हैं, नेशनल डिबेटर रह चुके हैं, तो आप उनके जर्नी को उनके जुबानी अच्छे से एंजॉय कीजिए। थैंक यू। आप सबों को जोहार। साथियों, आज जब हम लोग सिलेक्शन के बाद एक स्टूडेंट से ऑफिसर्स बनने के कगार पर खड़े हैं, हमारी फील्ड पोस्टिंग्स आने वाली हैं, तो हमें याद आते हैं अपने वो पुराने दिन जब हम लोग नेगेटिविटीज़ में, डिप्रेशन में, डे टू डे शेड्यूल्स में जूझे रहते थे, बदलते रहते थे रोज के रोज हमारे सपने, हमारे अरमान। लेकिन उस समय भी सिर्फ हमारे अंदर के जो हौसले होते थे, हमारे अंदर के जो कॉन्फिडेंस होता था, वो हमारे साथ हर मोमेंट पर हमारे साथ खड़ा रहा। आज भी जब आप रोज की जिंदगी में अलग अलग मोड़ पर, जब आपको ऐसा कई बार लगेगा कि आप लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, उस समय आपको अपने आप से यह वादा करना है कि आपकी जीत सिर्फ आपकी जीत नहीं है, आपकी जीत आपके परिवारजनों की जीत है, आपकी जीत हर उस व्यक्ति की जीत है जिन्होंने आपके ऊपर भरोसा दिखाया। हर वो व्यक्ति, हर वो शिक्षक, आपका वो दोस्त, और हर वो व्यक्ति जिसने कभी ना कभी आपके साथ खड़ा होने का हिम्मत दिखाया, आपके साथ खड़े होने का मादा दिखाया। आपकी जीत उन लोगों की जीत है। इसीलिए सबसे पहले जो एक काम आप लोग करेंगे कि आप लोग कभी भी नेगेटिविटी या डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे। कोई भी चीज का प्रिपरेशन हो, प्रिपरेशन सक्सेस या फेलियर उसके बाद की चीजें हैं। वो कहते हैं ना कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, लेकिन मैं आगे बढ़ता गया हौसला देखकर। खुद डर मुझे भी लगा फासला देखकर, लेकिन मैं आगे बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद बखुद आती गई मंजिल मेरे सामने मेरा रास्ता देखकर। तो जीत हो आपकी, हार हो वो उसके बाद की बात है। सबसे पहले जो लड़ाई है आपकी वो अपने आप को साबित करने की है। तो सबसे पहले अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए। आपको पढ़ाने के लिए, आपको बताने के लिए आपके पास एक से एक मार्गदर्शक हैं। हमारे साथ आपके मार्गदर्शक के रूप में प्रिंस सर जैसे अनुभवी लोग आपके साथ खड़े हैं, पूरे बैच के रूप में हम लोग खड़े हैं। लेकिन इसके पहले सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके अंदर का कॉन्फिडेंस, और अगर आपके अंदर का कॉन्फिडेंस आपके साथ है साथियों, तो आपको भी उस पायदान से, आज हम लोग मंच पर हैं, लेकिन मंच पर और सामने पर दर्शक दीर्घा में आप हैं, तो वहां से यहां तक आने में आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो सबसे पहले अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को जगाइए। दूसरी बात, आप सर्विसेज में आना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज, वी आर हेयर टू सर्व, आप यहां सेवा के लिए आए हैं। तो सबसे पहले अपने अंदर वो जुनून रखिए, वो जज्बात रखिए कि हम लोग, जब मैं एक छोटा सा वाक्य सुनाना चाहूंगा, बिल्कुल छोटा सा,
कि जब मैं इंटरव्यूज के लिए गया तो उस समय वहां पर मुझसे ये पूछा गया कि इस 50-25 वर्षों में झारखंड बनने के बाद आज भी हमारा राज्य पिछड़े की श्रेणी में क्यों है। तो साथ ही साथ जब आप तैयारी करें तो ये सवाल अपने आप में रखें कि आप जब सर्विसेज में आएंगे तो इस तरह की घटनाएं ना हो। आने वाले समय में जब आप सक्सेसफुल हो, जेपीएससी जैसे प्रतिष्ठित सेवा में आपका चयन हो, तो आप उम्मीद करिए अपने आप से कि आप झारखंड के, एक नए झारखंड के निर्माण में भी आपका योगदान हो। अब आते हैं वापस प्रिपरेशन की ओर। जैसा कि हमारे सभी साथियों ने बताया कि इसमें और कई सारी बातें आपको खुद ब खुद भी ज्ञात हैं, जैसे कि प्रिपरेशन के दौरान पीटी हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, इसमें भी आपके पास सारा कंटेंट्स वगैरह उच्च स्तरीय कंटेंट, वो सबसे पहले उसकी अवेलेबिलिटी होना सबसे बड़ा क्राइटेरिया है। मार्केट में आपके पास दसियों कंटेंट्स हैं, कई सारे कोचिंग्स हैं, लेकिन एक ऑथेंटिक कोचिंग का आपके पास होना, उसके कंटेंट का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक गुरु का होना जरूरी है, एक सच्चे अच्छे मार्गदर्शक का होना जरूरी है। और हम आपकी ये खुशकिस्मती है कि प्रिंस सर जैसे एक अनुभवी और सफल व्यक्ति आपके मार्गदर्शक के रूप में आपके साथ खड़े हैं। पीटी में आपके पास जीएस का एक पेपर है, साथ ही साथ में आपका दूसरा पेपर झारखंड का है। तो आपको कोशिश ये करना है कि अंडर एनी सर्कमस्टांसेस आपके स्कोर्स 140 से 150 क्वेश्चंस के ऊपर जाएं, और इसके लिए आप लोग अपना जो भी अपना बेस्ट देना हो वो आप लोग अपना बेस्ट दें। क्योंकि आप अगर ये सोचते हैं कि कट ऑफ कम जाएगा, उससे आपका कुछ भला नहीं होने जा रहा है। हमेशा अपने आप को, अपनी उड़ान को जितनी ज्यादा ऊंचे रख सकते हैं उतनी ज्यादा ऊंचा रखिए, क्योंकि आपके अंदर का जो हौसला है, अगर आप 100 कोशिश कर रहे हैं तो आप 90 पर जाएंगे, लेकिन अगर आप 150 160 अटेम्प्ट करने की हिम्मत रख रहे हैं तो ऑटोमेटिक आप 140 तक पहुंचेंगे, आपका सिलेक्शन होगा। मेहनत करते वक्त में, एग्जाम का प्रिपरेशन करते वक्त में घंटे कभी मत गिनिए, क्योंकि आप जब सर्विसेज में आते हैं आपको इतना कुछ मिलता है, इतना एक्सपोजर मिलता है, वो फिर एग्जाम के अगर आप घंटे गिन रहे हैं उसके साथ भी इसकी तुलना कभी नहीं की जा सकती है। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपना बेस्ट दीजिए, अपना 100% दीजिए, क्योंकि एक प्रतिष्ठित सेवा में आना और आने वाले 25 से 30 वर्षों तक में एक राज्य को जो अभी तक बहुत अच्छे श्रेणी तक नहीं पहुंच पाया है, वहां तक पहुंचाने में आपका भी योगदान है। तो अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए अभी से ही। आप लोग जब सर्विसेज में आएंगे, ये सर्विसेज सिर्फ 9 to 5 वाली सर्विसेज नहीं है, ये सर्विसेज हैं 24/7 की। सरकार या फिर जनता आपसे यह उम्मीद करती है कि आप 24 घंटे 7 दिन उनकी सेवा में तत्पर रहेंगे। तो अपने अंदर उन गुणों को विकसित कीजिए और अपने अंदर पे उस कॉन्फिडेंस को रखिए कि मेरा सिलेक्शन होगा। सीटें कितनी भी हों, आपको सिलेक्शन सिर्फ एक सीट के लिए चाहिए। आइदर पुलिस सेवा हो, कोऑपरेटिव सर्विस हो, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो, वो हर एक सेवा आपको वह मौका देता है कि आप सेलेक्ट हो सकें, अपने जीवन में एक उद्देश्य दे सकें, राज्य के नव निर्माण में अपना योगदान दे सकें। और बहुत ज्यादा समय न लेते हुए मैं समाप्त करने की ओर बढ़ूंगा कुछ पंक्तियों की ओर से, कि उड़ान पंखों से ही नहीं, उड़ान पंखों से ही नहीं, उड़ान हौसलों से भी होती है। उड़ान पंखों से ही नहीं, उड़ान हौसलों से भी होती है। जमीन पर चलते तो सभी हैं, जमीन पर चलते तो सभी हैं, पर आसमान में उड़ते वही हैं जिनके हौसलों में भी जान होती है। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय झारखंड, जय जोहार। Okay, thank you so much, Shubham sir, for your bold sounds and all. उम्मीद करता हूँ कि ऑडियंस ने आपका ये स्पीच एंजॉय किया होगा और उन्हें एक पॉजिटिव ऊर्जा मिली होगी। प्रीलिम्स कुछ दिन बचे हुए हैं, शुभम सर के ये पॉजिटिव एनर्जी और ये बुलंद मोटिवेशन आपको अगर एक्साइट हो गए हैं तो ज़रूर एक्साइट स्टेट में लेके जाएगा। और आने वाले जो भी आपके 1 महीने लगभग बचे हैं प्रिपरेशन में, आप उसमें अपनी इस ऊर्जा का इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, इन्हीं के साथ में मैं अपने नेक्स्ट कैंडिडेट को बुलाऊंगा। हमारे नेक्स्ट कैंडिडेट विवेक मौर्य जी हैं। ये मुख्यतः उत्तर प्रदेश के लखनऊ से हैं और इस बार इनका झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में चयन हुआ है विथ ऑल झारखंड रैंक 61। सबसे पहले प्रिंस सर उनका स्वागत करेंगे और उसके बाद फिर विवेक सर आपको अपनी जर्नी इन शॉर्ट बताने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।
हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विवेक कुमार मौर्य और मैं लखनऊ से आता हूँ। तो मेरा 11 to 13 जेपीएससी में 62 रैंक आया है और जेएस अलॉट हुआ है। मैं बेसिकली लखनऊ से हूँ, जैसा मैंने पहले बताया आपको। तो इसमें आपको क्या करना है कि देखिए, बहुत सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना आपको। जो मैंने सीखा इससे बहुत सिंपल है, आपको पीवाईक्यू करना है और झारखंड स्पेशल के लिए जैसे पीटी में है, सेकंड पेपर पे ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि सेकंड पेपर का वेटेज ज़्यादा है और उसकी कई मार्केट में किताबें हैं, आपको जो अच्छी लगे आप उससे कर सकते हैं या सर के नोट्स ले सकते हैं, प्रिंस सर के। ठीक है, तो ये हुआ मेन। पीटी आप अगर क्वालिफाई करते हैं तो मेंस में भी जो आपको पता है कि क्या स्कीम है, थोड़ा ऑब्जेक्टिव है फिर सब्जेक्टिव है। तो मैं मेंस में ये बताना चाहूँगा आपको कि जो झारखंड का पार्ट है, जैसे ऑप्शनल होता है कि आप झारखंड स्किप कर सकते हैं या फिर नॉर्मल अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसमें ऑप्शन होता है। तो मेरा ये सजेशन रहेगा आप लोगों को कि झारखंड स्पेसिफिक जो पार्ट है उसको ज़रूर अटेम्प्ट करिए। देखिए, मैं झारखंड से नहीं हूँ, लेकिन मेरी यही स्ट्रेटजी थी कि मैं जो झारखंड का पोर्शन है मैं उसको ज़रूर अटेम्प्ट करूँगा। उससे क्या है कि जो एग्जामिनर आपका जो कॉपी चेक करता है ना, उस पर एक अलग इंप्रेशन जाता है कि झारखंड का पोर्शन अटेम्प्ट करना, उसको अच्छे से करना मैप के साथ, तो अलग इंप्रेशन जाता है। तो मुझे लगता है उसकी वजह से ही मुझे थोड़े अच्छे मार्क्स मिले, मेंस में काफ़ी अच्छे मार्क्स थे। तो जो है ये बेसिकली है, और आंसर राइटिंग वगैरह आपको सर के थ्रू गाइडेंस वगैरह मिलता रहेगा उसका। तो बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है और बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लेना है एग्ज़ाम का, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग बहुत प्रेशर में आ जाते हैं, है ना। तो जब आप प्रेशर में आ जाइएगा तो आपका जो नॉर्मल परफॉर्मेंस है ना वो भी नहीं आएगा। मेरे तरफ से सिर्फ यही सजेशन है कि खूब एकदम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए और आराम से बिना किसी लोड के आप तैयारी करिए और ज़रूर होगा। मतलब हम लोग भी ऐसे ही थे, कोई हम लोग बहुत कहीं और से नहीं आए हैं, सब लोग एक नॉर्मल उससे ही हैं। बस ये है कि हाँ, आपको कंसिस्टेंसी रखनी है अपनी पढ़ाई में। ये नहीं करना है कि आप एक दिन पढ़े, है ना, फिर 2 दिन घूमने चले गए, है ना, फिर कहीं और चले गए। हम लोगों ने बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं, लाइक फ्रेंड्स की शादियां हुई, घर में शादियां हैं, हम लोग नहीं जाते हैं। क्योंकि आपकी कंसिस्टेंसी जो है पढ़ाई की वो ब्रेक हो जाती है। तो कंसिस्टेंट रहना है और प्रैक्टिस करते रहना, खुश रहना है, तभी जो आप पढ़ेंगे ना उसको गेन कर पाएंगे। तो बस इसी के साथ, और प्रिंस सर से जुड़े रहिए, फर्स्ट अटेम्प्ट से जुड़े रहिए, आपको बहुत कुछ मटेरियल पढ़ने को मिलेगा, अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो इसी के साथ सबको थैंक यू एंड धन्यवाद। ओके, सो थैंक यू विवेक सर। अब हमारे लास्ट आज के कैंडिडेट हैं विनय कुमार जी हैं, और इनका 11वीं से 13वीं जेपीएससी में ऑल झारखंड रैंक 192 था। विनय जी मुख्यतः गोड्डा से नाता रखते हैं, और सबसे पहले हमारे अमन इकबाल सर एक छोटा सा गिफ्ट दे के स्वागत करेंगे, और उसके बाद फिर विनय सर आपको अपने जर्नी के बारे में इन शॉर्ट में बताएंगे कि उनका क्या सक्सेस मंत्रा रहा इस मुकाम को फाइनली अचीव करने में। तो प्लीज़। गुड इवनिंग सभी को। मेरा नाम विनय कुमार है। मेरा चयन 11वीं से 13वीं में 192 रैंक में हुआ था। थैंक यू। प्रिंस सर से मेरी भेंट अकेडमी में बात हुई है, और उनका मेंस में जो उनका ये बनता है तो मैं देख रहा हूँ तो काफ़ी सही मटेरियल बन रहा है, और इंटरव्यू में उनसे काफ़ी सहयोग मिला था मुझे भी। तो कहना चाहूँगा कि आपका तैयारी अभी प्री और मेन से लेकर के इंटरव्यू तक का साथ साथ कीजिए। प्री और मेन साथ में होना चाहिए तैयारी। और प्री के लिए सर का कंसाइज मटेरियल काफ़ी सही रहेगा। मेंस के लिए भी
उनका जो सहयोग रहता है आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मेरा ये दूसरा अटेम्प्ट था, मुझे पता है कि इसमें भाषा का भी बहुत महत्व होता है। तो प्रिंस सर जो हैं कोटा में सबसे हाईएस्ट नंबर लाने वाले में रहे हैं, तो उनसे कृपया इस क्षेत्र में उनसे हेल्प लिया जाए, तो बढ़िया बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। तो मैं इसी के साथ थैंक यू। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा कि सभी लोग आए और अपना अपना जर्नी के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने सक्सेस पाया है। अगर देखिए ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो आप ये समझ सकते हैं कि सबका जो रणनीति रहा है, जब सबका जो तैयारी का जो स्ट्रगल फेज रहा है सबका अलग अलग रहा है। किसी ने जॉब के साथ रखकर तैयारी किया है, किन्हीं के साथ आर्थिक समस्या भी थे, लेकिन एक चीज कॉमन क्या है कि सब लोग लगे हुए थे, है ना। किन्हीं को सफलता फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ, किसी को सेकंड अटेम्प्ट में, किसी को थर्ड अटेम्प्ट में। लेकिन मेरे लिए हमेशा यही संदेश रहेगा आप लोग के लिए कि मेहनत करते रहिए, कंटिन्यू रहिए, ना। कई बार होगा कि आप मेहनत किए लेकिन इस बार रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, ऐसा होगा, ऐसा होता रहता है, लेकिन हार नहीं मानना। जितने लोग थे उसमें एक कॉमन यही था कि लगे हुए थे और अपने काम के प्रति ईमानदार थे। अभी जो मैं बात थोड़ा सा लास्ट बात कर लूंगा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू पे। प्रीलिम्स जैसे नजदीक है, 19 अप्रैल जैसे डेट है, तो प्रीलिम्स किसी भी कीमत में आपका होना चाहिए। और इसके लिए 2-3 चीज मैं मूल मंत्र अभी बता के जा रहा हूँ। एक काम जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पेपर 1 में जैसे 100 क्वेश्चन है, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन, तो पेपर 1 में एक 30 क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कीजिए। दूसरा है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैंने यूट्यूब पे भी दिया हूँ, उसको कीजिए और रिविजन पर फोकस रखिए पेपर 1 में। पेपर 1 में बार बार रिवाइज कीजिए। 2 बुक का मैं नाम लिया हूँ, लुसेंट और घटना चक्र, उसको बार बार आप रिवाइज करते रहिए। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बताया हूँ, अगर आपने यूट्यूब मेरा फॉलो किया है तो मैं बार बार इंपॉर्टेंट टॉपिक को बताया हूँ, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सबको एक जैसा आप नहीं देख सकते। कुछ चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ज़्यादा अच्छे से करना है, उसको थोड़ा डिटेल करना है और रिविजन करते रहिए। रिविजन प्रीलिम्स में रिविजन काफ़ी इंपॉर्टेंट, हर बार रिवाइज कीजिए। हर दिन में 2 से 3 घंटा आपके रिवाइज का होना चाहिए, ठीक है। तो अभी जो समय है आपके पास, ठीक है, आ रही आवाज अब क्लियर, ठीक है। तो एक चीज ये ध्यान रखिए, अभी जो आपके पास 19 अप्रैल का जो टाइम है उसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों बैलेंस लेके चलना है आपको, और कम से कम 10 से 12 घंटा पढ़ने का वो टाइम टेबल होना चाहिए। उसमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो पेपर 2 है झारखंड, उसको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करके चलना है, क्योंकि पेपर 2 अगर बार बार आप रिवाइज करते हैं तो पेपर 2 में आप 80 प्लस भी स्कोर कर सकते हैं, 80 कर सकते हैं। और पेपर 1 का सिंपल सा फॉर्मूला जो मुझे समझ में आया तक, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बार बार जहाँ से सवाल आते हैं। अगर आप पेपर 1 के सिलेबस देखेंगे तो वहाँ मिसलेनियस है 15 क्वेश्चन, मतलब मिसलेनियस ऐसे टॉपिक है जहाँ से सवाल आपके 100% आने वाले, चाहे यूनाइटेड नेशन हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, और भी जो टॉपिक है। इसके अलावा पेपर 1 में कुछ और टॉपिक है जिसमें मेंशन किया हुआ, जैसे पंचायती राज है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ठीक है, 30 नगर पालिका है। तो ये जो टॉपिक है जो सिलेबस में आपके डायरेक्ट लिखा हुआ है, मतलब इसका यही मतलब है कि वहां से सवाल पूछे जाएंगे। जब पूछे जाएंगे तो उसको और आप बेहतर तरीके से करने का प्रयास कीजिए। कम पढ़िए, कम पढ़ने का मतलब है सोर्स लिमिटेड रखिए और बार बार रिवाइज कीजिए। अगर रिवीजन अगर बार बार करते तो आपका जहां भी टेस्ट दे रहे वहां पे नंबर इंक्रीज करेगा। तो पेपर 1 2 दोनों को बैलेंस लेके चलिए, अपने रिसोर्स को लिमिट कीजिए और बार बार पढ़िए, है ना। अभी सिर्फ टारगेट होना चाहिए 19 अप्रैल, और 19 अप्रैल का मतलब प्रीलिम्स किसी भी कीमत पे होना चाहिए। टारगेट 150 होना चाहिए, क्योंकि टारगेट बनाना बहुत जरूरी है। अगर टारगेट आप नहीं बनाएंगे तो पीटी में पता ही नहीं चलेगा कि कितना स्कोर आया। पीटीसी पास करना इंपॉर्टेंट नहीं है, पीटी अच्छे नंबर से पास करना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपका 123 30 35 तक जाएगा, मान लेते हैं आपका नंबर 130 आ रहा है, 132 आ रहा है, तो आपका 15-20 दिन 25 दिन वो आपको आंसर की में यूट्यूब के वीडियो में कि कटअप क्या जा रहा है इसी में चला जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि पीटीसी पास करना नहीं है, पीटी अच्छे नंबर से पास करना है, ताकि आप अगले दिन से मेंस की तैयारी कर पाए, ठीक है। तो चलिए, और भी हम लोग जुड़ेंगे, और एक छोटा सा ये सेशन था, जो भी जुड़े थे हमारे फर्स्ट अटेम्प्ट से, और बहुत सारे अभी लोग नहीं आ पाए हैं, तो कभी अगला बार मौका मिलेगा तो फिर से हम लोग जुड़ने का प्रयास करेंगे, और इसी तरीके से आपके साथ लोग जुड़े रहेंगे और गाइड करते रहेंगे। धन्यवाद। अच्छी तरीके से चलिए, सबका बहुत बहुत शुक्रिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में फर्स्ट अटेम्प्ट का जुड़ने के लिए।
थोड़ी सी आज वो टाइमिंग का थोड़ा सा कंसर्न रहा, चूँकि हमारे सामने लार्ज नंबर ऑफ ऑफिसर्स थे, बट विद टाइम जैसे जैसे हमारे ऑफिसर्स फ्री होते जाएंगे और जब जब वो रांची में फ्री रहेंगे, हम एक एक करके उनके साथ में डिटेल डिस्कशन लेके आएंगे, काइंड ऑफ पॉडकास्ट। तब हम वहाँ से उनसे ढेर सारी सवालें और उनके, मैं कमेंट देख रहा था, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर आप कमेंट नहीं देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट देखिए। ऐसा नहीं है, वी आर लुकिंग टू द कमेंट एज वेल, बट द प्रॉब्लम इज द टाइम कांस्टेंट, और आज का थोड़ा वेदर का भी इशू रहा। बट स्टिल नेक्स्ट टाइम हमारा यही प्लान है कि हम एक एक कैंडिडेट के साथ में आए, उससे 1 to 1 टॉक करें, आपके कमेंट के भी सवाल लिए जाएंगे और साथ में आपसे पहले से भी सवाल मंगा लिए जाएंगे, और दोनों को ही कंबाइन करके हम लोग उस स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे कि भाई डिटेल में, प्री में, मेंस में और इंटरव्यू में उन्होंने क्या करा, और आपके सवाल हम उस समय में लेते रहेंगे। तो आज के लिए उस चीज़ के लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आप टाइम कंस्टेंट समझ सकते हैं, क्योंकि अभी बाकी ऑफिसर्स को वो डिनर एंड ऑल फैसिलिटीज़ भी हमें प्रोवाइड करना है, वो भी अरेंजमेंट है। तो थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि टाइम का इशूज हो जाएगा, और इतने का एक साथ में करना वो लॉन्ग काफ़ी हो जाएगा, तो वो भी ठीक नहीं रहेगा। तो हम एक एक करके जल्दी आएंगे, तो डोंट वरी फॉर द सेम। आज बस ये एक वेलडेक्टरी काइंड ऑफ फंक्शन था कि हम उनको सम्मानित कर सके, और आपको उन चेहरों के साथ में जो फर्स्ट अटेम्प्ट के साथ में अलग अलग स्ट्रेटेजी में जुड़े हुए थे, उनको कैसे बेनिफिट मिला आपके मोटिवेशन के लिए, ताकि आप देखें, उनके जुबानी सुने कि कैसे टीम ने या नोट्स ने या फिर यहाँ के चीज़ों ने कमाल किया है, ताकि आपको एक भरोसा हो सके और आप भविष्य में और बेहतर तैयारी करके आप भी एक दिन इस मुकाम में आने का सपना जो है साकार कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ में अब हम लोग अपने इस प्रोग्राम को यहीं पे अंत करते हैं, और मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में और अपने इकोनॉमी के एक लास्ट क्लास के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू ऑल, हैव ए गुड नाइट।